एस्ट्रोमेट 24 पर आप सभी का स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कुंडली देखी और सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है, शुक्र बहुत मजबूत है, पर फिर भी रिश्तों में वो बात नहीं बन पा रही? या जैसे बुध बहुत अच्छी जगह बैठा है, लेकिन जब कुछ कहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सही शब्द ही नहीं मिलते अक्सर। इन सब के पीछे ज्योतिष का एक ऐसा नियम काम कर रहा होता है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम इसी छुपे हुए सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे, अस्तग्रह यानी कंबस्ट प्लैनेट्स। नमस्कार। और आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी आम धारणा को तोड़ना है कि अस्त ग्रह मतलब बस कमजोर या बुरा फल। हम समझेंगे कि इनका असली मतलब क्या है, ये हमारे मनोविज्ञान पर कैसे असर डालते हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या इनके प्रभाव को एक शक्ति में बदला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, अस्त या कंबस्ट होने का असल मतलब क्या है। सुनने में तो ये काफी भारी भरकम शब्द लगता है। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को राजा माना गया है। हमारी आत्मा, हमारा तेज, हमारा आत्मविश्वास, अथॉरिटी है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए इस राजा यानी सूर्य के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, तो सूर्य की तेज रोशनी और ऊर्जा उस ग्रह की अपनी शक्ति को ढक देती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य उसे जला देता है। इसी स्थिति को अस्त होना कहते हैं। अच्छा, यानी जैसे किसी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के सामने किसी दूसरे समझदार इंसान की आवाज भी दब जाती है, वैसा ही कुछ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे एक और तरह से समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक जलता हुआ दीपक है। ठीक है। अंधेरे कमरे में उसकी रोशनी साफ दिखेगी, लेकिन अगर आप उसी दीपक को लेकर भरी दोपहर में सूरज के नीचे खड़े हो जाएं, तो क्या उसकी लौ दिखाई देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज की रोशनी में वो तो जैसे गायब ही हो जाएगी। ठीक यही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दीपक बुझ गया है या उसमें तेल खत्म हो गया है, वो अब भी जल रहा है। बस उसका अपना प्रकाश सूर्य के तेज में छिप गया है। बिल्कुल। ग्रह की अपनी ऊर्जा खत्म नहीं होती, बस वो सूर्य के प्रभाव में आ जाती है और अपना काम सीधे तरीके से नहीं कर पाती। और हर ग्रह की सूर्य से ये नजदीकी सहने की एक लिमिट भी तो होती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ग्रह थोड़ा पास आते ही अस्त हो जाए। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ग्रह की कह लीजिए सहन शक्ति अलग अलग होती है। जैसे बुध जो सूर्य के सबसे करीब रहता है, उसका राजकुमार कहलाता है। उसे 14 डिग्री तक की छूट है। अच्छा, तो वो ज्यादा पास रह सकता है बिना अस्त हुए। और मंगल का क्या, जो तो काफी दूर रहता है, उसकी सहन शक्ति तो ज्यादा होनी चाहिए। यही तो दिलचस्प बात है। मंगल दूर होकर भी सूर्य के 17 डिग्री के दायरे में आते ही अस्त हो जाता है। जबकि प्यार और सुंदरता का ग्रह शुक्र, जो काफी नाजुक माना जाता है, वो सिर्फ 10 डिग्री की दूरी पर ही अपनी चमक खो देता है। ज्ञान के देवता गुरु 11 डिग्री पर और कर्म के ग्रह शनि 15 डिग्री के दायरे में आने पर अस्त हो जाते हैं। तो ये डिग्री ही तय करती हैं कि ग्रह सूर्य के प्रभाव में कब आएगा। जी। और जहाँ तक मुझे पता है, चंद्रमा, राहु और केतु पर ये नियम लागू नहीं होता। बिल्कुल। चंद्रमा सूर्य के पास आते ही अमावस्या की स्थिति बना लेता है, उसे अस्त नहीं कहते। और राहु केतु तो वो तो छाया ग्रह है, उनका भौतिक शरीर ही नहीं है, तो उनके जलने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर आते हैं जिसके कारण लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, कि अस्त ग्रह कोई फल ही नहीं देते। कई लोग तो ये मानकर बैठ जाते हैं कि अगर उनका कोई जरूरी ग्रह अस्त है तो वो कुंडली में बेकार हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये ज्योतिष की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अस्त ग्रह फल नहीं देते ऐसा नहीं है, बल्कि ज्योतिष के गहरे ग्रंथ इन्हें कैरेक्टर बिल्डिंग ग्रह कहते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग ग्रह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब ये हमें बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं। बिल्कुल, ये वो ग्रह हैं जो आपसे मेहनत ज्यादा करवाते हैं, आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन फल देने का इनका तरीका सीधा नहीं होता है। वो फल अक्सर देरी यानी डिले के साथ मिलता है, या फिर व्यक्ति को उस फल को पाने के लिए बहुत ज्यादा अंदरूनी संघर्ष, एक इंटरनल स्ट्रगल करना पड़ता है। और कभी-कभी अहंकार या भ्रम की स्थिति भी तो बनती है। हाँ, जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमताओं को ठीक से समझ नहीं पाता, और कई मामलों में उस ग्रह से जुड़ी चीजों में किसी तरह का त्याग, एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब फल मिलता है पर आसानी से नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब हुआ कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अपने प्रयास का तरीका बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है ना, इसका असर तो इंसान के मन और व्यवहार पर कहीं ज्यादा गहरा होता है। मतलब ये सिर्फ दुनिया में देरी या संघर्ष नहीं है,
बल्कि ये लड़ाई हमारे अंदर भी चल रही होती है। जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और शायद इसी वजह से आत्मविश्वास में भी कमी आती होगी। बहुत ज्यादा। एक और बहुत आम प्रभाव है अपने ऊपर शक करना, खासकर अपनी प्रतिभा पर। व्यक्ति को अंदर से पता होता है कि उसके पास कोई खास हुनर है, लेकिन वो उसे दुनिया के सामने लाने में हिचकिचाता है। उसे हमेशा लगता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे। टैलेंट होने के बाद भी पहचान या सम्मान मिलने में बहुत देर हो जाती है। जी, इसी वजह से शायद कई प्रतिभाशाली लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं। यानी उन्हें जीवन में सफलता देर से मिलती है। वो अपनी असली क्षमता को पहचानने और दुनिया को दिखाने में काफी समय ले लेते हैं। बिल्कुल, वो पहले अपने अंदर के सूर्य यानी अपने अहंकार और डर से लड़ते हैं, और जब वो उस पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब जाकर उनका असली हुनर दुनिया के सामने चमकता है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि अलग अलग ग्रहों के अस्त होने का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है। चलिए शुरुआत बुध से करते हैं, जो हमारी बुद्धि और संवाद का ग्रह है। जरूर। अस्त बुध की बात करें तो जब संवाद का ग्रह ही सूर्य के तेज में छिप जाए तो व्यक्ति को बोलने में दिक्कतें आती हैं, जैसे बोलते बोलते गलत शब्द इस्तेमाल कर लेना या जो कहना चाहता है उसे ठीक से व्यक्त न कर पाना। व्यापार या हिसाब किताब में भी उलझन महसूस करना, ये भी होता होगा। हाँ, ये भी होता है, लेकिन जैसा आपने कहा, हर चीज के दो पहलू हैं। तो इसका छिपा हुआ सकारात्मक पक्ष क्या है? इसका सकारात्मक पक्ष बहुत गहरा है। जब व्यक्ति की ऊर्जा बोलने में कम खर्च होती है तो वो सोचने में ज्यादा लगती है। ऐसे लोग बहुत गहरे विचारक बनते हैं। वो खामोश रहकर चीजों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, यानी एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हैं। अच्छा। यही गुण उन्हें आगे चलकर बेहतरीन लेखक, रिसर्चर, ज्योतिषी या मनोवैज्ञानिक बनाता है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है। बुध का ये अंदरूनी दुनिया में चले जाना तो समझ आता है, क्योंकि वो बुद्धि का ग्रह है। लेकिन शुक्र का क्या? वो तो बाहरी दुनिया से जुड़ा है, प्यार, रिश्ते, सुंदरता, पैसा। क्या उसका प्रभाव भी ऐसी अंदर की ओर मुड़ जाता है? हाँ, और ये बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। अस्त शुक्र अक्सर रिश्तों के मामले में चुनौती देता है। ये अनरिक्वाइटेड लव यानी एक तरफा प्यार की स्थिति बना सकता है, जहाँ व्यक्ति किसी को बहुत चाहता है पर सामने से वैसा जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल। शादी में देरी हो सकती है या फिर रिश्तों को निभाने के लिए व्यक्ति को अपनी ख्वाहिशों का बहुत त्याग करना पड़ता है। आर्थिक रूप से भी पैसा आता है पर भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च हो जाता है, रुकता नहीं। तो फिर इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग वाला पहलू कहाँ है? ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। अगर आध्यात्मिक प्रेम की समझ देता है। अच्छा, स्पिरिचुअल लव। जी, वो रिश्तों को बहुत गहराई से महसूस करता है, बिना किसी उम्मीद के। कला के प्रति उसकी समझ बहुत गहरी होती है और ऐसे लोगों में वफादारी की कोई सीमा नहीं होती। मंगल की बात आते ही सबको गुस्सा और एक्शन याद आता है। अस्त होने पे क्या ये सब ठंडा पड़ जाता है? ठंडा नहीं, बल्कि और ज्यादा गहरा और जटिल हो जाता है। अस्त मंगल का सबसे बड़ा गुण जो लोग नहीं देखते वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी? हाँ, ये व्यक्ति को साइलेंट वॉरियर बनाता है। वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता, बल्कि पूरी रणनीति बनाकर सही समय का इंतजार करता है। उसका एक्शन देर से होता है पर बहुत शक्तिशाली और अचूक होता है। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। क्या समाज ऐसे साइलेंट वॉरियर को सिर्फ एक डरपोक या सुस्त इंसान समझने की गलती नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है और अक्सर करता भी है। यही तो उसकी परीक्षा है। इसका दूसरा पहलू ये है कि गुस्सा अंदर ही अंदर दबता रहता है, जो बाद में सेहत पर असर डाल सकता है। वो तुरंत एक्शन लेने से हिचकिचाता है। और ज्ञान के कारक गुरु यानी बृहस्पति का क्या? अगर ज्ञान का स्रोत ही अस्त हो जाए तो क्या इंसान अज्ञानी रह जाता है? नहीं, बल्कि वो असली ज्ञानी बनता है। अस्त गुरु होना एक बहुत ही रोचक स्थिति है। इसमें व्यक्ति को जीवन में सही मार्गदर्शन मिलने में देरी हो सकती है। कई बार वो गलत गुरु या गलत सलाह के चक्कर में पड़कर भटक सकता है। ये स्थिति व्यक्ति की अपनी आस्था और विश्वास की कठिन परीक्षा लेती है। उसे लगता है कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहा। सही कहा। इस प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि व्यक्ति किताबी ज्ञान या दूसरों की कही सुनी बातों पर यकीन करने की जगह जीवन के असली अनुभवों से सीखता है। वो ठोकरें खाकर खुद ज्ञानी बनता है। बिल्कुल। उसकी समझ सतही नहीं बल्कि बहुत गहरी और परिपक्व होती है। वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और आखिर में कर्म के ग्रह शनि। शनि तो वैसे ही धीरे फल देने के लिए जाने जाते हैं। अस्त होने पर क्या उनकी गति और धीमी हो जाती है? बिल्कुल।
अस्त शनि का प्रभाव जीवन में बहुत जल्दी दिखने लगता है। ऐसे व्यक्ति पर बचपन से ही अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां आ सकती हैं। उसे अपनी मेहनत का फल बहुत धीरे धीरे और सालों के संघर्ष के बाद मिलता है, जिससे कई बार गहरी निराशा भी होती है। तो फिर इसका सकारात्मक पक्ष क्या है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। इसका सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है सहन शक्ति। ऐसे लोगों में मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की जबरदस्त क्षमता होती है, मैसिव एंड्योरेंस। पत्थर की तरह मजबूत। हाँ, और यही गुण उन्हें लंबी अवधि में बहुत बड़ी सफलता दिलाता है, खासकर जीवन के दूसरे हिस्से में, यानी 35-40 की उम्र के बाद, जब बाकी लोग थकने लगते हैं, तब इनकी असली उड़ान शुरू होती है। ये सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या अस्त ग्रह हमेशा ही कमजोर या समस्याग्रस्त होते हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां उनका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है? और ये बहुत जरूरी सवाल है। सिर्फ अस्त होना देखकर कोई अंतिम नतीजा निकालना एक आम गलती है। अगर कोई अस्त ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में हो, तो उसका अस्त होना ज्यादा नुकसान नहीं करता। अच्छा, वो उस गर्मी को झेलने की ताकत रखता है। जी, और अगर वो कुंडली के अच्छे भावों में, जैसे केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, या उस पर गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी उसकी कमजोरी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो अगर किसी को अपने जीवन में ये पैटर्न दिख रहे हैं, तो क्या कुछ व्यवहारिक उपाय किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष में हर समस्या के साथ समाधान भी जुड़ा है। सबसे जरूरी और पहला उपाय है सूर्य को ही अपना दोस्त बना लेना, क्योंकि वही इस पूरी कहानी का केंद्र है। बिल्कुल। तो अगर सूर्य ही सकारात्मक हो जाए, तो वो अस्त ग्रह को परेशान करने की बजाय उसे शक्ति देने लगता है। इसके लिए रोज सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना और पिता का सम्मान करना सबसे सरल उपाय है। और जिस ग्रह में समस्या है, उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? हाँ, उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को जगाने के लिए छोटे छोटे उपाय बहुत काम करते हैं। जैसे बुध के लिए हरे रंग का प्रयोग करें, शुक्र के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें और महिलाओं का सम्मान करें। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना, हाँ, या कोई भी शारीरिक व्यायाम। गुरु के लिए पीली चीजों का प्रयोग, और शनि के लिए अनुशासन और सेवा भाव। और रत्नों के बारे में क्या? कई लोग तुरंत अस्त ग्रह का रत्न पहन लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक बहुत जरूरी चेतावनी है कि रत्न यानी जेमस्टोन किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना कभी नहीं पहनना चाहिए, खासकर अस्त ग्रहों के मामले में। ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार यह है कि अस्त ग्रह कोई श्राप नहीं है। जैसा हमने कहा, ये कैरेक्टर बिल्डिंग ग्रह हैं। ये वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को अपनी कमियों से लड़कर अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। ये बाहरी चमक छीनकर आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। ज्योतिष कहता है कि सूर्य ग्रह की शक्ति को जला देता है, लेकिन एक पल को सोचिए, क्या हो अगर सूर्य उसे जला नहीं रहा बल्कि शुद्ध कर रहा हो? जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है। बिल्कुल। क्या हो अगर अस्त होने की प्रक्रिया किसी ग्रह की बाहरी, दिखावटी और कच्ची ऊर्जा को हटाकर उसकी असली, गहरी और आध्यात्मिक शक्ति को बाहर लाने का एक तरीका हो? इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। एस्ट्रो में 24 पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सोचते रहिए।